Big Business Ideas. दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच का खिलौना उछाला नहीं जाता और जिंदगी में हर मुश्किल होती है आसान सिर्फ मेहनत करने से, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। और अगर आपको अपना व्यवसाय बढ़ाना है तो मेहनत भी आप ही को करनी होगी। और अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है, कोई शुबा है, तो हम है ना, शिल्पा भावना एक बार फिर से आ गई है आपका पसंदीदा कार्यक्रम लेकर, बिग बिजनेस आइडियाज पावर्ड बाय टैप फॉक्स बियॉन्ड सोशलाइजिंग। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और हमारे देश के संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमेशा से ही कहा है कि जब तक हमारे देश में संपन्न वर्ग और कमजोर वर्ग के बीच का फासला खत्म नहीं होगा, तब तक हमारा देश उन्नति नहीं कर सकता। हमारे देश को तरक्की देने के लिए जरूरी है कि बिजनेस को बढ़ावा दिया जाए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें अपने बिजनेस राइट्स के बारे में पता ही नहीं होता। तो ये बताने के लिए हमेशा की तरह हमारे स्टूडियो में आ रहे हैं द फिलैंथ्रोपिस्ट, द बिजनेस ऑथर, द बिग बिजनेस एक्सपर्ट मिस्टर सुनील कुमार गुप्ता। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हैव अ सीट सर। तो सर, आज हम लोग बात कर रहे हैं समाज के कमजोर वर्ग को संपन्न वर्ग के साथ मुख्य धारा में लाने की। तो सबसे पहले तो आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि जब हम बात करते हैं कि ये समाज का कमजोर वर्ग है, तो हाउ डू वी आइडेंटिफाई देम कि ये कौन सा वर्ग होता है जो कमजोर वर्ग कहा जाता है? देखिए, आपने बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है जी। देखिए, कमजोर वर्ग हम उसको कहते हैं जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, या वो शेड्यूल कास्ट है, या शेड्यूल ट्राइब है। यदि हम इस कैटेगरी को देखना शुरू करें तो ये सब क्लास मिला के 70 से 75% लोग ऐसे बन जाते हैं जी, जो कि कमजोर वर्ग में हम कह सकते हैं। उन सबको जॉब देना मुमकिन नहीं है। तो यदि उन सबको हम ट्रेन करके जी, कुछ को स्किल ट्रेनिंग देके, कुछ को एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग देके, उनको यदि व्यवसायी बनाए हम, जिससे कि वो जॉब ढूंढने की बजाय जॉब देने वाले बने, जिस दिन वो जॉब गिवर बन जाएंगे, उस दिन हम बोल पाएंगे कि ये कमजोर वर्ग नहीं रहा जी, ये मुख्य धारा में आ गए। और सरकार की बहुत सारी स्कीम है, एक पूरा मंत्रालय है जो कि सिर्फ यही सब कमजोर वर्गों को देखता है। वो जो मंत्रालय है हमारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, राइट। तो आज हमने एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर बुलाया है जो हम इस पूरे काम पर थोड़ी और रोशनी डाल सकते हैं, तो उन्हें बुला लिया जाए। जरूर। आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज जो मेहमान हमारे साथ यहाँ पर आ रहे हैं, आप हमेशा से ही पूरी कर्मठता से समाज की बेहतरी के लिए काम करते आए हैं। आपने अपने जीवन की शुरुआत एक बहुत ही छोटे वर्ग से की थी, लेकिन आज ये समाज के हर कमजोर वर्ग, हर छोटे वर्ग को पूरी तरह से सहारा देकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में आ रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार से माननीय मंत्री महोदय श्री विजय सांपला। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। प्लीज सर, हैव अ सीट। तो सर, सबसे पहले तो एक ही चीज आपसे जानना चाहूंगी, आपका नाम अपने आप में ही जीत की परिभाषा है। तो ये जो आपका एक पूरा सफर रहा है सामाजिक कार्यकर्ता से लेकर आज आप एक मंत्री का पदभार संभाल रहे हैं, इस पूरी जर्नी को, इस पूरी यात्रा को आप कैसे देखते हैं? बहुत संघर्षपूर्ण थी या फिर हर मोड़ पर विजय श्री की माला थी? मैं इसी सवाल को दो तरह से आपको जवाब दूंगा जी। कि पहला तो यही कि जैसे आपने कहा कि विजय श्री आपके नाम के मुताबिक रहा जी। भगवान की असीम कृपा रही है कि आज तक मुझे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रही। और एक, क्योंकि मैंने बहुत छोटे लेवल से एक मजदूर से अपनी ज़िंदगी शुरू की है, और इसी कारण मैं कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा में भी नहीं हूँ। और जब मैं 11 साल सऊदी अरब में काम किया है, और वहाँ पर मैंने एक मजदूर के तौर पर मैंने काम किया है। माय गॉड। घटना एक घटी थी जिसके कारण आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूँ, तो ये मैं सभी से शेयर जरूर करता हूँ। तो मैं एक बार
प्लम्बर का हेल्पर के तौर पे काम कर रहा था। तो जिस बाथरूम में काम करने के लिए, तो वहाँ सभी बाथरूम में गंदगी फैली हुई थी। तो जो मेरा बॉस था वो पाकिस्तानी था। कहने लगा कि नहीं, पहले सफाई होगी फिर काम करेंगे, जब तक ये होता नहीं है तब तक हम काम नहीं करेंगे। फटाफट मैंने भी टूल बॉक्स बंद किया और बैठ गया। और थोड़ी देर बाद पाकिस्तानी फोरमैन था जो, वो आया और पूछा। तो मैंने अपने बॉस की, जो मेरा बॉस था प्लम्बर, मैंने उसकी तरफ हाथ कर दिया। तो उसने वही बात रिपीट कर दी। प्लम्बर बहुत बड़ी चीज होती है, ऐसा उसको साबित किया। तो पाकिस्तानी फोरमैन ने कहा कि ठीक है जी, कोई बात नहीं, मैं इंतजाम कराता हूँ सफाई का, कह के चला गया। मगर थोड़ी देर बाद उसी कंपनी का मालिक जो सऊदी अरेबियन था वो आया और उसने भी आके कारण पूछा भी क्यों बैठे हैं, काम नहीं कर रहे हो। तो वही मेरा जवाब, तो मैं तो अपने बॉस की तरफ हाथ कर दिया। सेम जवाब वही, और बॉस की तरफ से भी सेम जवाब था। तो उसने बड़ा इधर उधर देखा और मुझे कहा कि विजय, वो प्लास्टिक का लिफाफा लेके आओ, और मुझे कहा कि ये बकेट लो, ये पानी की बाल्टी, और पानी की बाल्टी भर के लेके आओ। मैं पानी की बाल्टी भर के लाया और उस सऊदी अरबिया ने अपने हाथ पर वो लिफाफा चढ़ाया और मुझे कहा कि ऊपर से पानी कर दो, और साफ कर दिया। और मैं वहाँ पर स्तंभ खड़ा था। उसने कहा कि विजय, तुम्हारे पाकिस्तान और हिंदुस्तान में भगवान का, प्रकृति का दिया हुआ सब कुछ है। सब कुछ होने के बावजूद तुम्हारी यही ईगो यहाँ पर तुम्हें मेरे पास मजदूरी करवा रही है, और हमारे पास भगवान का, प्रकृति का दिया कुछ ना होने के बावजूद भी, क्योंकि पेट्रोल ही है, वो भी हम ही ने निकाल के दिया है, प्रकृति का हमारे पास कुछ ना होने के बावजूद भी हम इस ईगो को छोड़कर आपके बॉस हैं। क्या बात है, क्या बात। और मैं उसी दिन से तय कर लिया था कि अब मैंने ईगो भी छोड़नी है जी। और सारी उम्र मजदूरी नहीं करनी। और मैं उसी कंपनी में बाद में प्लम्बर बना, फिर मैं इलेक्ट्रीशियन बना, और उसी कंपनी में बाद में मैं फोरमैन बना, और मैं उसी सऊदी अरबियन का मैं पार्टनर भी बना। क्या बात है। ये एंटरप्रेन्योर के लक्षण होते हैं। हाँ। कि एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है, एंटरप्रेन्योर के अंदर शुरू से होता है वो खुद करना चाहता है। वो चाहता है मैं करूं, अपने लिए भी करूं, समाज और देश के लिए भी करूं। सर, आपके मंत्रालय की बात करते हैं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। किस तरह से आपकी मिनिस्ट्री काम करती है और किन किन लोगों के लिए काम करती है? बेसिकली कौन लोग ऐसे हैं जो बेनिफिशरीज हैं आपकी मिनिस्ट्री के लिए? आपने देखा होगा कि बहुत सारे एनजीओ लोगों की सेवा कर रहे हैं। हाँ जी। मन में रहता है कि मैं दान पुण्य करूंगा, तो अगर वो सरल भाषा में कहेंगे तो अगले जीवन में जाकर जीवन सफल हो जाएगा। जो स्वर्ग के लिए रास्ता तय करते हैं अपना, जी जी। तो ये मिनिस्ट्री स्वर्ग के रास्ता दिखाने के लिए है। ये वीकर सेक्शन में, चाहे वो किस, यानी कमजोर वर्ग के लिए, SC BC इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है, सभी के लिए काम करता है जी। उसके साथ साथ ये डिसेबिलिटी के वेलफेयर के लिए काम करता है। उसके साथ साथ इसमें वृद्धों के लिए, उनके लिए भी काम करने के लिए ये एक मंत्रालय है। आज समाज में बहुत बड़ी समस्या हमारे पास नशे की है, बिल्कुल, और नशा मुक्त समाज बनाने के लिए भी ये मंत्रालय काम करता है जी। आपको भिक्षावृत्ति में भी देखेंगे तो उसके लिए भी हमारी मंत्रालय जो है वो काम करती है। ये मंत्रालय मोटे तौर पे यदि हम देखें तो 3 तरीके से काम करता है। एक तो इसकी डायरेक्ट स्कीम है बहुत सारी, जो कि डायरेक्टली बेनिफिशियरी तक पहुंचती हैं। बहुत सारी स्कीम इसकी एनजीओस के थ्रू हैं, और 4 इन्होंने कॉर्पोरेशन बनाए हुए हैं जो अपेक्स लेवल पे, नेशनल लेवल पे हैं, जिन्हें हम बोलते हैं नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल ओबीसी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये 4 कॉर्पोरेशन हैं जो कि स्टेट की लगभग 33 चैनलाइजिंग एजेंसी है, जिनके साथ मिलके इन सब वर्ग के लिए व्यवसाय करने के लिए बहुत सारी स्कीम चलाते हैं, जिसमें कि बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इनको ब्याज पे पैसा दिया जाता है अपना व्यवसाय करने का। जो बेनिफिशियरी को ब्याज लगता है वो लगभग आप ये कह सकते हैं कि 4% से लेकर के अधिकतर स्कीम में 6% तक का ब्याज है। बेसिकली हम लोन देते हैं स्टेट जो अपने चैनल एजेंसी से, हम देते हैं 1 से लेकर 3% तक स्टेट को। क्योंकि स्टेट इम्प्लीमेंट एजेंसी है, इसलिए वो 3% अपना जोड़ लेते, जिससे हम 4% लेते, तो इसका मतलब सेंटर उससे 1% इंटरेस्ट ले रहा है। हमारे जो SC एंटरप्रेन्योर हैं, जब वो आगे बड़ा बनना चाहते हैं तो उनको वो 50 लाख से लेकर के
और वो 15 करोड़ तक का वेंचर कैपिटल फंड देती है। तो वेंचर कैपिटल जैसे नाम से ही पता है, मतलब कि उसकी वेंचर में सरकार कैपिटल लगाती है। एक IFCI वेंचर कैपिटल है, उसके साथ मिलकर सरकार ने ये स्कीम चलाई है, जिसमें कि आपका प्रोजेक्ट यदि 5 करोड़ तक का होता है तो उसमें 75% तक का वेंचर कैपिटल सरकार लगाती है, 25% तक का SC एंटरप्रेन्योर लगाता है। और अगर 5 करोड़ से बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उसमें 50% सरकार वेंचर लगाती है, 25% उसे लोन लेना पड़ता है किसी बैंक से, और प्रोजेक्ट का अप्रेजल भी कराना पड़ता है, और 25% उसे खुद लगाना पड़ता है। जो सरकार लगाती है ये वेंचर कैपिटल फंड, ये किसी भी दशा में उसकी जो नेट वर्थ होती है उससे दुगने से ज्यादा नहीं होता। और इसमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि जो SC एंटरप्रेन्योर है उसका कम से कम 60% शेयर जरूर हो उस वेंचर के अंदर, और वो पिछले 12 महीने से हो। और इसके अलावा जब तक ये चलेगा वेंचर, जब तक उसे वो मेंटेन करना पड़ता है। मैं इन्हीं की बात को थोड़ा सा और बीच में ऐड ही करना चाहूंगा। जब से मोदी जी आए, उनका विजन था कि इस सेक्शन में काम करना है। अगर आप समाज के बराबर खड़ा करना चाहते हो तो 1 लाख 2 लाख रुपए में तो रेडी फड़ी वाले बनाओगे ना। बराबर पे खड़ा करना है तो उसको उद्योगपति बनाना पड़ेगा। ये मोदी जी की सोच थी, और उसी को जो बढ़ा के इसमें हमने शुरू किया है वेंचर कैपिटल फंड और दूसरी क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटी योजना। और दोनों ये 2015 में शुरू की गई है। इसमें 50 करोड़ रुपया इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और 200 करोड़ रुपया जो है वो हमारी मिनिस्ट्री ने लगा के एक वेंचर कैपिटल फंड पहले तय कर लिया। और ये हर साल इसमें हम इजाफा करते जाएंगे उनकी रिक्वायरमेंट के तहत। ये कंपनी बेसिस पे होगा। और ये शुरुआत, यानी पहले क्या था कि लोन 1 लाख 2 लाख बहुत ज्यादा हुआ था, 10 लाख। इसकी शुरुआत ही 50 लाख से शुरू, यानी 50 लाख से 15 करोड़। अगर सही मायने में आपने दलित को बराबर पे खड़ा करना, इंडस्ट्रियलिस्ट के बराबर खड़ा करना, पूरी समाज में एक जगह देनी है, तो उसको ऐसी स्कीम्स लानी पड़ेगी। बहुत बढ़िया मंत्री महोदय ने बताया। होता क्या था, एक व्यवसाय चला रहा है, उसे अब अपना लोन ज्यादा चाहिए, तो ज्यादा चाहिए तो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, मतलब जो बैंक होते थे, उन्हें लगता था रिस्क, तो उनको सरकार ने बोला कि हम गारंटी देते हैं। हमारे पास आपके लिए कुछ खास है, प्लीज हैव अ लुक। मंत्री जी बहुत कम पढ़े हुए हैं, सिर्फ मैट्रिक हैं, और मैं LLM हूँ। मैं उनके सामने कुछ भी नहीं। सबसे बड़ी क्वालिटी ये है, क्यों कि ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, आई कांट एक्सप्लेन। सर की ये भी एक बहुत अच्छी खूबी है कि सर जो भी काम करते हैं ना, ऑन द स्पॉट निपटाते हैं। और जो उनका मंत्रालय है ना, मंत्रालय तो बाद में मिला है, लेकिन पहले से ही वो काम सारे मंत्रालय के समाज सेवा करना उनका रहा है, करते रहते हैं। तो काफ़ी कुछ जैसा मंत्रालय मिला है वैसा वो करते भी हैं। नशे को ख़त्म करने के लिए पूरा इन्होंने दिन रात इनके पूरे, जो भी हम भी इनके साथ है, इसलिए है कि ये नशे के खिलाफ है, तो हम भी मतलब इस चीज़ की सपोर्ट करते हैं सभी रल मिलकर। तो आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनका वाकई में कहना है कि मंत्रालय तो बाद में मिला है, लेकिन आप पहले से यही काम करते आ रहे हैं। तो ये भगवान का शुक्र है कि मुझे यही मंत्रालय मिला है। यहाँ पर अभी सिद्धू साहब थे जो कि पंजाब से हमसे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आप नशे को जड़ से खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। आपने पर्सनली या आपके मंत्रालय ने इस नशे को खत्म करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं? इसी 26 जून को, क्योंकि नशा मुक्ति दिवस भी कहते हैं जी, तो मैंने उसी दिन बड़े मंत्री जी के साथ बात करके, कैबिनेट मंत्री माननीय थावरचंद गहलोत जी का बड़ा सहयोग भी रहता है जी, उसी दिन हमने 28 ड्रग अब्यूज जो है ना रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जी, हमने उनका पंजाब में शुरुआत की थी। और मंत्री जी और पंजाब के मुख्यमंत्री इसका शुरुआत होशियारपुर से किया था। पहले हम देखते थे कि भाई नशा जो है वो करके उसका इलाज करते थे, 21 दिन बाद उस घर चला जाता था जी। मगर घर जाकर वो जब अपने यारों दोस्तों या समाज में घूमता था तो उसको नफरत की निगाह से देखते थे। वो जो 4-5 दिन वो अपने देखता था कि इग्नोर फील करता था, तो फिर वो 5-7 दिन बाद फिर दोबारा उसी दुनिया में लौटता था। तो इसके लिए जो हमारे पास, क्योंकि सरकार की ड्यूटी जो हमें नजर आ रही थी जी, तो उसमें इसका रिहैबिलिटेशन भी होना चाहिए। क्योंकि पहले वो 21 दिन हॉस्पिटल में रहता था, अब वो लगभग 3 महीने वहां पे रहेगा। 3 महीने के अंदर वो नशा मुक्ति की दवाई तो लेगा ही लेगा, साथ में उसको वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाएगी।
तब समाज में जाकर वो काम करने के लायक भी हो जाएगा। ये जो 4 कॉर्पोरेशन हमने बताई मंत्रालय के अंदर जो काम करती हैं, ये 2 तरह से मदद करती हैं। एक तो फंडिंग वाली जो आपको पहले स्कीमें बताई, एक नॉन फंडिंग वाली यही स्कीम है जिसमें वो उनको स्किल ट्रेनिंग देती हैं हर तरह की, साथ में उनको पैसे भी देती हैं। हमारा मंत्रालय इसमें विशेष तौर पे क्या कर रहा है कि ट्रेनिंग के दौरान हम 1500 रुपये महीना अपनी तरफ से स्टाइपेंड भी देते हैं। अगर वो व्यक्ति सफाई कर्मचारी का बच्चा है तो उसको 3000 रुपये मिलेगा। इसी साल हमने एक नई योजना शुरू की है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए महिलाओं को। ओके। वो लगभग 3 महीने का कोर्सेज हैं। 3 इसलिए है कि उसको हल्की फुल्की मैकेनिक उसको छोटी मोटी अगर पंचर हो जाता है, कहीं वो बैटरी शॉर्ट हो जाती है, कोई तार फ्यूज उड़ जाता है, तो उसको उसकी जानकारी होनी चाहिए। साथ साथ क्योंकि इसको सिक्योरिटी पर्पज से उसको जूडो भी सिखाते हैं, क्योंकि उसके पास तो गाड़ी खरीदने की तो क्षमता है नहीं। वो तो नेचुरली कहीं टैक्सी चलाएगी, कहीं किसी ड्राइवर की नौकरी करेगी। इसमें उनको जहाँ स्टाइफंड देते हैं। प्लेसमेंट हुई है कुछ? जी, 87 लड़कियों को हमने 3 व्हीलर फाइनेंस किया है। कुछ लड़कियां डीटीसी की ड्राइविंग बस भी चला रही हैं। क्या बात है। फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपको जरूर बताएंगे कि सरकार की और कौन सी ऐसी मेजर स्कीम्स हैं जो आपके बिजनेस को फंड कर सकती हैं इफ यू बिलोंग टू अ वीकर सेक्शन। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिग बिजनेस आइडियाज पावर्ड बाय टैप फॉक्स। आपके मंत्रालय ने शिक्षा के लिए भी बहुत कुछ किया है, और जैसा कि अभी आपने कहा कि मेनली एनजीओज के थ्रू जो आप लोग काम करते हैं, हमने बात की थी, कुछ आपको दिखाना चाहेंगे? हमारे मंत्री जी के आने के बाद उसमें इस बात का बेनिफिट मिला है कि उन्होंने उस जो कि फेक मदद जा रही थी, जो प्रॉपर लोगों को नहीं मिल पा रही थी ना, उसके ऊपर उन्होंने पूरी तरह से अंकुश लगा दिया है। जो फेक मदद जा रही थी उस पे आपने अंकुश लगाया है। कैसे आइडेंटिफाई किया आपने कि ये एनजीओज हैं जिनके पास फेक मदद जा रही है और ये एनजीओज हैं जो सही काम कर रही हैं? ये खैर इसका श्रेय तो सभी अधिकारियों और बड़े मंत्री जी और सभी को जाएगा जी। पहले क्या है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हमारी जाती थी। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में जितने भी 80 बच्चे पढ़ते हैं उनको पूरी फीस जो है 100% सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस करती है जी। जिनकी आय 2.5 लाख से कम है। ओके। तो देखने में ये आया था कि बहुत सारे स्कूल में, कॉलेजेस में एक ही ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं जी। एक ही एडमिशन यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, 3 जगह पे एडमिशन है जी। बच्चा एक ही जगह पढ़ रहा है, एडमिशन 3 जगह हो गई। तो इसमें जो हमारे मंत्रालय की तरफ से जो किया गया, ट्यूशन फीस जो है वो सीधी कॉलेज के अकाउंट में जाएगी और जो स्कॉलरशिप है स्टूडेंट के अकाउंट में जाएगी। जब वो उनकी मॉनिटरिंग होगी, अब सारा ऑनलाइन हो गया, तो डबल एंट्री उसमें पकड़ी जाती है, पकड़े जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे केस ऐसे भी आते हैं जिनको हमने ब्लैक लिस्ट भी किया, बहुत सारी एनजीओज की। ये जो आपने बात कही है सर, हम लोगों ने कुछ ऐसे लोगों से बात की थी जिनको बेनिफिट मिल रहा है आपकी मिनिस्ट्री से। प्लीज हैव अ लुक। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस जो है सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय से एक स्कीम है स्पेशल स्कूल चलाने के लिए, जिसमें कि हमें अपने अध्यापकों की कुछ सैलरी का 70% के करीब खर्चा मिल जाता है, रेंट का 80% मिल जाता है, प्लस बच्चों को लाने ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट है उसकी सब्सिडी मिल जाती है। तो वी हैव ऑलमोस्ट 700 केसेस नाउ विद अस ऑन रिकॉर्ड फॉर सीमलेस ट्रांसफर फ्रॉम स्पेशल स्कूल टू जनरल केयर स्कूल। जितने स्वयंसेवी संगठन हैं, एनजीओस हैं, जैसे हम लोगों की ग्रेडिंग होनी चाहिए। हम लोगों को जैसे सरकार नापे किस संस्था में कितनी प्रतिभा है, उसके अनुसार हमें समाज की शासन की योजनाओं में कार्य करने का अवसर मिलना चाहिए।
जो अगर सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हें अलग करना जरूरी है। क्योंकि अब मंत्रालय में मॉनिटरिंग की टीम भी है, उसको हमें और सशक्त बनाने की जरूरत है, जिससे कि जब ये ग्रेडिंग हो तो हमारे को, सरकार को ये पता हो कि कम से कम इन एनजीओ के थ्रू काम करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं है, और बाकियों को हम जल्दी ब्लैकलिस्ट करें, या जो डी कैटेगरी में हैं उनको कम एड दी जाए पहले, जैसे जैसे उनकी ग्रेडिंग अप होती रहे उसी प्रकार से उनको भी एड मिले, जिससे वो ज्यादा लोगों को तक पहुंच सके। ऐसा कर सकते हैं सर? बिल्कुल हो सकता है, क्या नहीं पॉसिबल। एनजीओ के साथ साथ मैं कुछ और भी जोड़ना चाहूंगा। जी सर। क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री सिर्फ उनको सहायता ही नहीं दे रही, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से भी काम करती है, विकसित शिक्षण की। साथ में अगर कोई गरीब है, मरीज है, इलाज नहीं करा सकता, तो डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन के माध्यम से हम उनके ट्रीटमेंट के लिए भी 1 लाख रुपए से लेके 3.5 लाख अलग अलग वो है, उनको भी जो है इसमें देते हैं। और इसके अलावा एक और हमारी योजना है, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना है जी, जो महिलाओं के लिए, जो लड़कियां उनके ऐसी हॉस्टल्स के लिए जो हम पर स्टूडेंट के हिसाब से 3 लाख रुपया, अगर वो मैदानी क्षेत्र में जी, अगर वो नॉर्थ ईस्ट में हम 3.5 लाख रुपए जी, हिमाचल या हिमालयन जो है उसमें 3.25 लाख रुपए, और रेस्ट ऑफ इंडिया जो बाकी सारे देश के लिए 3 लाख रुपए पर स्टूडेंट के हिसाब से हम उनको 100 लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाने के लगभग 3 करोड़ रुपए एक कॉलेज को। लड़कियों वाला तो 100% हम फाइनेंस करते हैं जी, लड़कों वाला है वो 90% देते हैं। ओके। अगर वो प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटीज है उसमें हम 45% देते हैं। हम 10 यूनिवर्सिटी में डॉक्टर अम्बेडकर चेयर्स स्थापित किए, जिनको 100% फाइनेंस जो है वो हमारा अम्बेडकर फाउंडेशन, हाँ, हमारे मंत्रालय से। अच्छा। और ताकि वो पीएचडी जो करना चाह रहे स्टूडेंट्स, एमफिल, पीएचडी वगैरह। और मैं ये कहता हूँ बहुत सारी जगह पे आज की जो समस्या सबसे बड़ी आपको नजर आती है ना, डिप्रेशन की जी, अगर डॉक्टर अम्बेडकर को समझ लेंगे तो किसी स्टूडेंट में भी डिप्रेशन की समस्या नहीं आएगी। बिल्कुल। दोस्तों, आपसे भी कहना चाहेंगे कि सरकार पूरी तरह से अपना हाथ लेकर हमारे सामने खड़ी है कि हम उनका हाथ थामें और जीवन में आगे बढ़ें। ज़रूरत है तो सिर्फ अपने अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन जगाने की, एक आत्म जागृति लेकर आने की। फिलहाल ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद जवाब देंगे उन सवालों का जो आपने हम तक पहुंचाए हैं। अच्छा किया बबलू, जो तुम इन छुट्टियों में यहाँ रहने चले आए। तुम होते हो तो मुझे सिया की कोई चिंता नहीं होती। अच्छा, मैं चलती हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ठीक है। मम्मा, मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ। अकेले कहाँ बेटा, बबलू भैया है ना। हाँ हाँ। मुझे नहीं रहना भैया के साथ, भैया गंदे हैं। बेटी की सुरक्षा के लिए परिचितों या रिश्तेदारों पर भी सोच समझकर भरोसा करें। दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिग बिजनेस आइडियाज पावर्ड बाय टैप फॉक्स बियॉन्ड सोशलाइजिंग। सर, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, हालांकि मैं जानती हूँ कि बहुत सारी आपकी योजनाएं हैं जिसके बारे में अगर हम बात करें तो ये एपिसोड कम पड़ जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी खास बात जो आप बताना चाहें डिसेबल लोगों के लिए जो आपका मंत्रालय कर रहा है। क्योंकि डिसेबिलिटी एक अपने आप में बहुत बड़ा मंत्रालय है जी। तो जैसे आपने कहा कि बताने लगेंगे तो बहुत एक लंबा एपिसोड इसी पे चाहिए जी। मगर मैं संक्षिप्त में कहूँगा कि अभी इसी 22 जनवरी 2016 को ही वाराणसी में प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में हमने एक दुनिया का सबसे बड़ा कैंप लगाया, वाव, जिसमें लगभग 9200 डिसेबल लोगों के लिए हमने उनको कुछ न कुछ दिया है। आर्टिफिशियल लिम्स दिए हैं, ट्राईसाइकिल दिए हैं। जब से हमने मंत्रालय संभाला, डिसेबिलिटी में लगभग 1800 कैंप पूरे देश में लगाए। एक दिन में आपने 5-5 लगा दिया, आपको शायद हैरानी होगी, मगर ये हकीकत है। वेरी नाइस। और सर, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, लोग अपने सवाल हम तक भेजते हैं, वो हम स्टूडियो में लेना चाहेंगे। जरूर जरूर। हेलो, मुझे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस शुरू करना है, तो क्या क्या रजिस्ट्रेशन मुझे करवाना पड़ेगा, उसका डिटेल मेरे को उपलब्ध कराएं। लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करने के लिए उन्हें अपने क्षेत्र के आरटीओ में एक ट्रांसपोर्टर का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा।
इसके अलावा इन्हें रूटीन वाले जो टैक्सेशन के होते हैं पैन नंबर, टैन नंबर और सर्विस टैक्स नंबर लेना पड़ेगा। बस यही रजिस्ट्रेशन चाहिए। हेलो मैम, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे स्टार्टअप करना है, बिजनेस स्टार्टअप करना है ब्यूटिशियन में, पार्लर, ब्यूटिशियन पार्लर। तो मैं मैम पूछ रहा हूँ कि मुझे लोन का प्रोसेस पता नहीं है, तो मैं लोन कहाँ से उठाऊँ? देखिए, लोन इनके लिए स्टार्टअप बिजनेस करना चाहते हैं छोटा, तो मुद्रा योजना सरकार की बहुत अच्छी है, जिसमें 10 लाख तक का लोन मिलता है। हेलो, मुझे एनएचडीसी के इंडस्ट्री में अपना जो है बिजनेस शुरू करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, कोई इंडस्ट्री शुरू करने के लिए सबसे पहले है आपको एक बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कहाँ से लेंगे, कहाँ देंगे, या मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो कैसे करेंगे। एक पूरा बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा और उस बिजनेस प्लान को बना के इनको उसे किसी बैंक से अप्रेज कराना चाहिए, जिससे उसकी ऑथेंटिसिटी क्लियर हो जाए, फिर इन्हें आगे बढ़ना चाहिए। ईमेल के माध्यम से लोगों ने बहुत सारे सवाल भेजे हैं, बट उसमें से रैंडमली वी हैव सिलेक्टेड। तो पहला सवाल सर हमारे पास आया है, सीमा पाटिल जी ने हमें भेजा है थाने मुंबई से, और आप कहती हैं कि आप किराए की प्रीमिसेस में अपना ऑलरेडी एक बुटीक चला रहे हैं, दूसरी बुटीक भी खोलना चाहती हैं, लेकिन इनके पास कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है, क्या इन्हें लोन मिल सकता है? बिल्कुल लोन मिल सकता है सीमा जी को, क्योंकि एक तो वुमेन एंटरप्रेन्योर की लगभग हर बैंक की स्कीम है, लेकिन अगर कोलेटरल फ्री लोन चाहिए तो एमएसएमई मिनिस्ट्री की जो स्कीम है क्रेडिट गारंटी वाली, वो सब बैंकों को पता है और सारे लैंडिंग इंस्टीट्यूशन अपने आप उसकी अप्रूवल लेते हैं। तो वो इनको बहुत सहूलियत रहे। जिग्नेश पटेल हैं बड़ौदा गुजरात से, और आप कह रहे हैं कि मैं हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाता हूं और उसे ऑनलाइन बेचना चाहता हूं, उसके लिए क्या कर सकता हूं? सबसे आसान गवर्नमेंट की वेबसाइट एमएसएमई मिनिस्ट्री की msmemart.com। वेरी नाइस। तो उसमें रजिस्ट्रेशन कराएं और इनका माल ऑनलाइन बिकना शुरू होगा। एंड सर, बिफोर वी मूव ऑन टू माय शिल्पा भावना स्पेशल राउंड, वो एक रैपिड फायर राउंड है, आपको जरूर बताऊंगी उसके बारे में, लेकिन उससे पहले चाहेंगे कि आपका आज का बिजनेस मंत्र हो जाए हमारे सभी उद्यमियों के लिए। जरूर। मैं कहना चाहूंगा कि सक्सेस का, सफलता का कोई भी गुप्त मंत्र नहीं होता। सफलता मिलती है कड़ी मेहनत, लगन और अपनी असफलताओं से सीखने से। बिल्कुल, बहुत सही बात है। और अब वो वक्त आ गया है जिसको हम कहते हैं रैपिड फायर राउंड। आपसे हम बहुत जल्दी सवाल पूछेंगे और आपके पास सोचने का समय नहीं है, बहुत जल्दी जवाब देना है आपको। अनपढ़ आदमी हो। आप अनपढ़ नहीं, आप गुड़े हुए व्यक्ति हैं। आपके पास ये पहला सवाल है, आपको जॉब सेटिस्फैक्शन ज्यादा कब मिलता था, जब आप सामाजिक कार्यकर्ता थे या अब जब आप मंत्री हैं? सेटिस्फैक्शन मुझे तब भी था, अब भी है, क्योंकि भावना में अंतर नहीं आया। वाओ, आई थिंक दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल आंसर दैट आई हैव एवर गॉट। आपने जो अपनी जीवन क्योंकि भावना के लिए था ना ये अंतर। I don't know how to react to it now. I think I should move on to the next question. मैं कुछ शब्द कह रही हूँ, इसे आप अपनी प्राथमिकता के अनुसार हमें बताएं। शिक्षा, बुजुर्गों का ख्याल, नशा मुक्ति या कौशल विकास? कौशल होगा तो आर्थिक संपन्नता होगी, और जब आप काम में ध्यान दोगे तो नशे से दूर रहोगे, और जब आपके पास सब कुछ होगा तो कहीं ना कहीं बुजुर्गों की सेवा करके आपको आनंद जरूर आएगा। ब्यूटीफुल। एंड आई मस्ट से सर कि आज तक जितने भी गेस्ट यहाँ हमारे बीबीआई के स्टूडियो में आए हैं, यू आर द ओनली वन जिन्होंने किसी भी एक ऑप्शन को ऑप्ट नहीं किया, फिर भी आप इनाम जीत के लेके जा रहे हैं। सर, बिग बिजनेस आइडियाज। अच्छा, ये मिलता है ये आपके लिए सर। आपने इतना अच्छा गेम खेला सर। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट सर। दोस्तों, आज मैं ये बिल्कुल समझ पाई हूँ कि कोई भी वो व्यक्ति जीवन में बड़ा नहीं होता जो एक संपन्न परिवार या एक संपन्न समाज में जन्म लेता है, बल्कि बड़ा व्यक्ति वो होता है जो अपने पास बैठे हुए व्यक्ति को छोटा महसूस नहीं होने देता। ऑन दैट नोट, शिल्पा भावना आपसे ले रही है आज के लिए इजाजत। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात इन योर वेरी ओन प्रोग्राम बिग बिजनेस आइडियाज, पावर्ड बाय टैप फॉक्स बियॉन्ड सोशलाइजिंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Big Business Ideas.